सूर्या के बारे में काका की कही हुई बात पास खड़े लोगों ने सुनी। उन्हीं लोगों में से एक आदमी जिसका नाम सुरेश था, उसने कहा, क्या काका, आप भी ना, पैसा किसी और ने दिया है और क्रेडिट आप किसी और को दे रहे हो। काका की बात पर कुछ लोगों को हंसी आ गई थी। तभी खुश दिख रही लता ने काका से कहा, हाँ काका, ये पैसा उस फौजी ने नहीं, उस जिंदल ने दिया है। चुप करो तुम लोग। वो जिंदल किसी को मरने के लिए जहर ना दे। वो हमें इतने पैसे कहां से देगा? इतने सालों तक हमें एक ढेला भी नहीं मिला, पर अब देखो, सूर्या के आते ही पैसा हमारे घर तक आ पहुंचा। लोगों की ओर मुंह करके काका ने तेज आवाज में कहा। काका की बात सुनकर बस्ती के एक और शख्स ने कहा, अरे काका, वो सूर्या हमें कहां से पैसे दिलाएगा? वो तो खुद जिंदल से हार कर हट गया था। उसी वक्त तीसरे शख्स ने कहा, ये सही कह रहा है काका, ये सूर्या के बस की बात नहीं। सभी की बात को काटते हुए काका ने कहा, वो मुझे नहीं पता, पर सूर्या की आंखों में मैंने सच्चाई देखी है। जरूर उसी ने किया है ये सब। काका का हाथ पकड़कर लता ने कहा, अरे किसने क्या किया है वो बाद में सोचेंगे, पर अभी हम जश्न मनाते हैं। बस्ती के सभी लोग खुश होकर उस दिन जश्न मनाने लगे। जिंदल पावर प्लांट में राजन अपने सर पर हाथ लगाए रवि जिंदल को देखे जा रहा था। जिंदल की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। राजन ने जिंदल को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि राजन को जिंदल के सामने अपना मुंह खोलते हुए भी डर लग रहा था। रवि जिंदल को गुस्से में देखकर राजन ने थोड़ा डरते हुए उससे कहा, इतना बड़ा कांड हो गया है सर, कुछ तो कहिए। राजन की आवाज अपने कानों में पड़ते ही जिंदल ने गुस्से से मुट्ठी बनाकर टेबल पर अपना हाथ दे मारा। जिंदल के हाथ मारते ही टेबल पर रखा सारा सामान हवा में उछल गया। अपनी मुट्ठी बींचते हुए जिंदल ने चिल्लाते हुए पूछा, मुझे एक बात बताओ, क्या उस फौजी के कोई पर निकल आए हैं? 40 किलोमीटर का फासला तय करके वो कैसे कुछ ही देर में यहां चला आया? जिंदल के गुस्से को देखकर राजन ने चुप रहने में ही अपनी बेहतरी समझी, लेकिन राजन को इस तरह चुपचाप सर झुकाए खड़ा देखकर जिंदल के गुस्से का पारा और भी चढ़ गया। चिल्लाते हुए जिंदल ने कहा, राजन, तुम बस ऐसे ही मुंह छिपाते फिरते रहो। अगर जंगल में छुपने के बजाय मेजर का पीछा किया होता तो ये पता चल जाता कि वो हमारा पैसा कहां लेकर गया है। सभी निठल्लों को पॉल कर रखा है मैंने, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जिंदल का आक्रोश बढ़ रहा था। उसने गंभीर होते हुए कहा, इससे पहले कि सूर्या नाम का जहरीला पेड़ कप्तानगंज में अपनी जड़ें मजबूत करे, उससे पहले ही मुझे उस पेड़ को जड़ से उखाड़ना होगा। जिंदल ने बेल बजाकर अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और उसे आदेश देते हुए कहा, जल्दी कोबरा खान को यहां बुलाओ, कहो कि मैं उसका यहां इंतजार कर रहा हूं। कोबरा खान का नाम सुनकर राजन ने डरते हुए कहा, कोबरा खान? ये वही आदमी है ना जिसे आपने 3 साल पहले बुलाया था, जब वो किसान तुकाराम अपनी जमीन हमें नहीं दे रहा था? जिंदल ने अपना सर हाँ में हिलाया और तभी राजन ने घबराते हुए कहा, क्या आप सूर्या को जान से मारने का सोच रहे हो? सूर्या को मारने का ये सही वक्त नहीं है सर। वक्त की नजाकत को समझिए। कप्तानगंज में हर जगह उसी के नाम की लहर चल रही है। लोगों में ये बात आम हो चुकी है कि उनको अपनी जमीनों का पैसा सिर्फ सूर्या के वजह से ही मिला है। उसे मारने से जन आक्रोश भड़क सकता है। और राजन अपनी बात कहते हुए अचानक रुक गया, क्योंकि उसे जिंदल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान दिखाई दी। मार कौन रहा है तुम्हारे सेक्रेटरी को चेयरमैन? मैं तो उसकी पूजा करूंगा, क्योंकि उसने कारनामा ही इतना बड़ा किया है।
25 साल का लड़का हमसे चालबाजी कर बैठा, लेकिन अब मैं उसे दिखाऊंगा कि असली चालबाजी क्या होती है। उसे क्या लगा, अपनी जिंदगी में मैंने हजारों करोड़ ऐसे ही बनाए हैं। जिंदल के चेहरे को देख राजन समझ गया कि वो सूर्या के खिलाफ जरूर कोई बड़ा खेल खेलने जा रहा है। एक ओर सूर्या को बर्बाद करने के लिए पैंतरेबाजी चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर सूर्या कप्तानगंज की गलियों से तेजी से दौड़ा चला जा रहा था। सूर्या को देख कप्तानगंज के लोग उसे नमस्ते करने लगे, पर तेजी से दौड़ते हुए सूर्या के पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो लोगों को जवाब दे सके। सुबह सुबह ही सूर्या ने मृणाली को म्युनिसिपैलिटी के इंजीनियर किशोर के साथ गर्ल्स स्कूल पर बिजली का पोल ठीक करने के लिए भेजा था। मृणाली ने सूर्या को कॉल करके बताया था कि पोल ठीक करते वक्त कुछ बड़ी गड़बड़ी हो गई थी, इसीलिए सूर्या तेजी से दौड़ते हुए गर्ल्स स्कूल की ओर जा रहा था। दौड़ते हुए सूर्या किशनपुरा पर बने गर्ल्स स्कूल तक पहुंच चुका था। स्कूल के बाहर सूर्या को अपने सामने सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स हैरान होकर इलेक्ट्रिक पोल की ओर देखते हुए दिखाई दिए। तभी घबराते हुए स्कूल के हेडमास्टर सूर्या के पास आए और उससे कहा, वो देखिए सूर्या साहब, यहाँ क्या हो गया? आपके ये इंजीनियर साहब ने पता नहीं इलेक्ट्रिक पोल के साथ क्या कर डाला कि उसकी वजह से सारी स्कूल की बिल्डिंग में करंट दौड़ रहा है, हर जगह से स्पार्क्स निकल रहे हैं। हेडमास्टर सूर्या से बात कर ही रहे थे कि ठीक उसी वक्त स्कूल की बिल्डिंग पर बिजली की तारों से हुई गड़बड़ से एक बड़े स्पार्क का धमाका हो उठा। उस धमाके को देख नीचे खड़े स्टूडेंट्स सहम गए। उस बड़े इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से स्कूल की बिल्डिंग में आग लगनी शुरू हो गई और वो आग काफी तेजी से स्कूल के अंदर बढ़ती जा रही थी। हेडमास्टर की बात खत्म होते ही इंजीनियर किशोर ने अपनी सफाई में सूर्या से कहा, मेरी कोई गलती नहीं है सर, वो पोल ही इतना पुराना था कि गड़बड़ तो होनी ही थी। वहां ऊपर उस पोल पर जो काला तार है उसे काट दिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तभी हेडमास्टर ने स्कूल की बिल्डिंग की ओर देख चिल्लाते हुए कहा, लगता है अंदर एक स्टूडेंट है, वहां लकड़ी के बेंच पर खड़ी है, नीचे उतरेगी तो करंट से मर जाएगी और अगर वो वहीं रही तो आग की चपेट में आ जाएगी, जल्दी कुछ करो। उस लड़की की चीखें सुनकर सूर्या बिना कुछ सोचे समझे उस इलेक्ट्रिक पोल की ओर दौड़ पड़ा। एक हाथ दो पैर के सहारे सूर्या उस पोल पर तेजी से चढ़ने लगा। उस पोल के ऊपर सूर्या को चढ़ते हुए देख एक स्टूडेंट ने कहा, ये इंसान है या स्पाइडरमैन? कितनी आसानी से उस खंबे पर चढ़ रहा है। सूर्या को पोल पर चढ़ता हुआ देख मृणाली उसकी ओर मदद के लिए जाने लगी। मृणाली को सूर्या की ओर जाता हुआ देख किशोर घबरा गया और उसने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। जैसे ही मृणाली ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कांपता हुआ किशोर दिखाई दिया। किशोर ने मृणाली को सतर्क करते हुए कहा, उस तार में करंट है, उसे छूने से कुछ भी हो सकता है। पोल के ऊपर चढ़कर सूर्या ने अपने जेब से एक छुरी निकाली और उस काले तार को काट दिया। उस तार को काटते ही चिंगारियों की बारिश होने लगी। उसी वक्त सूर्या को बिजली का एक तेज झटका सा लगा। उस झटके से सूर्या 20 फीट ऊपर से नीचे जमीन की ओर गिरने लगा। सूर्या को गिरता हुआ देख नीचे खड़े लोगों की जान हलक में आ अटकी थी। इससे पहले कि सूर्या नीचे जमीन पर गिरता, सूर्या ने अपने एक हाथ से पोल को पकड़ लिया और पोल को पकड़कर फिसलते हुए तेजी से नीचे जमीन पर उतर गया। सूर्या ने जो अपनी फुर्ती से हैरत अंगेज कारनामा किया था, उसे देखकर सारे स्टूडेंट्स आश्चर्यचकित हो गए। उतने में हेडमास्टर उस लड़की को स्कूल की बिल्डिंग से बाहर ले आया, जो अंदर फंस चुकी थी। सूर्या को अपनी ओर आता हुआ देखकर सारे स्टूडेंट्स उसकी जय जयकार करने लगे। उसी वक्त एक स्टूडेंट ने चिल्लाते हुए कहा, ये तो इंसान नहीं, बंदर है, बंदर। उस स्टूडेंट की बात को काटते हुए मृणाली ने कहा,
चुप, ये बंदर नहीं सुपरमैन है, सुपरमैन। अगले ही पल दूसरे स्टूडेंट ने कहा, अरे दीदी आप भी ना, ये सुपरमैन नहीं हनुमान है, हनुमान। बच्चे सूर्या को घेरकर ऐसे खड़े थे मानो उन्हें अपना कोई सुपर हीरो मिल गया हो। बच्चों से मिलकर सूर्या ने जैसे ही अपने कदम आगे की ओर बढ़ाए, तभी उसे अपने सामने एक जानी पहचानी शक्ल दिखाई दी। उस शख्स को देख सूर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे रमेश काका, आप यहाँ क्या कर रहे हो? सूर्या के सामने हाथ जोड़े खड़े रमेश काका ने कहा, बस व्यक्तिगत रूप से तुमसे मिलकर तुम्हें धन्यवाद कहने आया हूं बेटे। अगर कप्तानगंज के लोगों की जिंदगी में खुशियां आई हैं, तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हैं। अपना सर हिलाते हुए सूर्या ने कहा, नहीं काका, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम कितना भी इनकार क्यों ना कर लो, पर मुझे पता है कि लोगों को जो पैसे मिले हैं वो तुम्हारे वजह से ही मिले हैं। बेटे, इस गरीब की एक दरख्वास्त है, अगर तुम मेरे घर खाना खाने आ सको तो ये मेरा सौभाग्य होगा। माना कि आर्मी ऑफिसर के लिए खास खाने का इंतजाम हम कर नहीं सकते, पर तुम्हारी सेवा करके मुझे काफी अच्छा लगेगा। रमेश काका की बात सुनकर सूर्या ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, एक सच्चा इंसान खाने का भूखा नहीं, प्यार का भूखा होता है काका। आप इतने प्यार से बुला रहे हैं तो मैं जरूर आऊंगा, और साथ ही साथ मृणाली और किशोर को भी साथ लेकर आऊंगा। काका से अपनी बात कहकर सूर्या ने मुड़कर किशोर की ओर देखते हुए कहा, जल्दी से यहाँ बिजली का काम पूरा करो और ऑफिस आओ। मुझे यहाँ जल्द से जल्द बिजली चाहिए। अपने कर्मचारी को आदेश देकर सूर्या वहां से जा ही रहा था कि तभी बच्चों ने नारे लगाना शुरू कर दिए। मेजर सूर्य कुमार शुक्ला जिंदाबाद, मेजर सूर्य कुमार शुक्ला जिंदाबाद। सूर्या के नाम के नारे चारों ओर गूंज रहे थे। म्युनिसिपैलिटी ऑफिस की ओर जाते हुए सूर्या के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, मानो अपने किए काम से वो काफी संतुष्ट था। पर सूर्या की वो खुशी ऑफिस आते आते खत्म हो गई, क्योंकि कोई था जो वेटिंग रूम में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वेटिंग रूम में कोई और नहीं, मृणाल सूर्या का इंतजार कर रही थी। मृणाल को देखकर सूर्या ने हैरान होते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने तेवर दिखाते हुए मृणाल ने एक तीखी आवाज में सूर्या से कहा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों पड़े हो मेरे परिवार के पीछे? मृणाल की बात सुनकर सूर्या दंग रह गया और उससे कहा, तुम्हारा परिवार? पर तुम्हारे माँ बाप से तो मैंने पिछले 2 सालों में बात तक नहीं की। गुस्से से सूर्या को देखते हुए मृणाल ने कहा, क्या मेरे होने वाले परिवार के बारे में तुम्हें नहीं पता? शादी का कार्ड दिया था ना मैंने तुम्हें। मैं बस इतना चाहती हूँ सूर्या कि तुम जिंदल परिवार से दूर रहो। मृणाल की बात सुनकर सूर्या ने कहा, ना परिवार देखे जाते हैं ना रिश्ते देखे जाते हैं। जो देश के खिलाफ खड़े हों वो लोग खत्म कर दिए जाते हैं। मैं तुम्हारी फरियाद नहीं मान सकता मृणाल। मैं तुमसे यहाँ कोई फरियाद करने नहीं आई हूँ सूर्या, मैं तो तुम्हें यहाँ चेतावनी देने आई हूँ। मेरे होने वाले पति के चाचा रवि जिंदल से तुम दूर रहना। मुझे पता है कि तुमने उनका नुकसान करके उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया है। तुम नहीं जानते सूर्या कि वो कितने खतरनाक इंसान है। देश की सेवा के लिए तुमने अपना एक हाथ तो गवा दिया, कहीं अब तुम अपनी जान भी ना गवा बैठो। चेहरे पर मुस्कान लिए सूर्या ने कहा, ना करूं सेवा मेरी, बेकार मेरी जवानी है। जो देश के काम ना आ सके वो व्यर्थ जिंदगानी है। सूर्या की बात सुनकर मृणाल ने गुस्से से कहा, मैं बस तुम्हें चेतावनी देने आई थी, आगे तुम्हें जो करना है वो तुम्हारी मर्जी। तमतमाते हुए मृणाल सूर्या के ऑफिस से निकल गए।
मृणाल को जाता हुआ देख सूर्या का मन बैठ सा गया। निराश होते हुए सूर्या ने अपने मन में कहा, ऐसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में जो बरसों पुराने प्यार को भी इतनी आसानी से छोड़ दिया करते हैं, और दूसरी ओर रमेश काका जैसे लोग जो एक अनजान इंसान को भी अपने सीने से लगा लेते हैं। क्या साजिश रच रहा है जिंदल सूर्या के खिलाफ? क्या फंस जाएगा सूर्या जिंदल की चालबाजी में? और कैसे करेगा सूर्या अपने आने वाली चुनौतियों का सामना? जानने के लिए सुनते रहिए सूर्या जिंदा है, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जो चेतावनी मृणाल सूर्या को देकर गई थी, वो चेतावनी जिंदल पावर प्लांट के अंदर सच का रूप इख्तियार कर रही थी। जिंदल पावर प्लांट के ऑफिस में रवि जिंदल के सामने एक शख्स खड़ा था जो इंसानी खाल में भेड़िए से कम नहीं लग रहा था। उस शख्स ने जानवर के खाल से बने हुए कपड़े पहने हुए थे और उसके जूतों पर नुकीले कीले लगे थे। सर पर बंधे हुए रुमाल से वो शख्स किसी लफंगे से कम दिखाई नहीं दे रहा था। पास खड़े राजन ने कतराते हुए उस शख्स से अपनी दूरी बना ली, जैसे कि उस शख्स के बदन पर कोई जहर लगा हो। ठीक उसी वक्त जिंदल के कानों में सांप के फुफकारने की आवाज गूंज उठी। उस आवाज को सुनकर जिंदल काफी परेशान हो गया और चिढ़ते हुए जिंदल ने उस शख्स से तेज आवाज में कहा, कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कोबरा खान कि तुम अगर यहाँ आओ तो अपने दोस्त को घर पर ही छोड़कर आया करो। क्या तुम्हारी समझ में इतनी सी बात नहीं आती? जैसे ही जिंदल ने अपनी बात खत्म की, ठीक उसी वक्त कोबरा ने अपने जेब से हाथ निकाला। जैसे ही कोबरा का हाथ बाहर निकला, तभी राजन डर के मारे दीवार से चिपक गया, क्योंकि कोबरा के हाथ पर घड़ी की तरह एक काला जहरीला नाग लिपटा हुआ था, जो अपना काला फन फैलाए फुफकारते हुए आसपास के लोगों को देख रहा था। अपने सांप के फन पर उंगली फेरते हुए कोबरा ने कहा, शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। कोई नहीं कह रहा तुझे यहाँ से जाने के लिए। मैं बात करता हूँ ना जिंदल साहब से, हम सब एक ही बिरादरी के तो हैं, सब के सब जहरीले। अपने काले दांतों की मुस्कान बिखेरते हुए कोबरा ने जिंदल से कहा, क्या करे जिंदल साहब, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। वो क्या है ना, आपके लिए काम करते करते पता ही नहीं चला कि मेरे कितने दुश्मन बन गए। आप पैसे बढ़ाते रह गए और मैं दुश्मन बढ़ाता रह गया। वो क्या है ना, मुझे गन की ट्रिगर से ज्यादा मेरे प्यारे दोस्त के फन पर ज्यादा भरोसा है। अपने सांप के फन पर उंगली फेरते हुए कोबरा ने कोने में दुपक कर खड़े राजन को देखकर कहा, फिक्र मत कीजिए जिंदल साहब, इंसान से ज्यादा समझदार है ये। मेरे हुक्म के बिना ये किसी को भी नहीं काटता। और आप मुझे ये बताइए कि आपको इससे किसे कटवाना है? बंदूक की गोली से तो इंसान बच सकता है, पर मेरे नाग से नहीं। कोबरा की बात सुनकर जिंदल के चेहरे पर फिर से एक बार शैतानी मुस्कान छा गई। मुस्कुराते हुए जिंदल ने कोबरा से कहा, किसी को सांप से कटवाना नहीं है, पर सांप सीढ़ी का खेल खिलाना है। जिंदल की बात सुनकर कोबरा ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, इतने सालों में आपके कहने पर ना जाने कितने लोगों का गेम किया है मैंने, पर इस बार लगता है गेम कुछ नए किस्म का होने वाला है। हर नए खेल को खेलने के लिए कोबरा तैयार रहता है। खेल में मजा तो आएगा जरूर, पर इस खेल को खेलने से पहले इसके कायदे कानून तो जान लो। अपनी बात कहकर जिंदल अपनी कुर्सी पर टेका लेकर बैठ गया और गंभीर होकर अपनी रणनीति के बारे में कोबरा को समझाने लगा। अपने सांप के फुफकारने की आवाज के बीच कोबरा खान जिंदल की कही बातें बड़े गौर से सुन रहा था। कप्तानगंज में सूरज डूबते ही रात मानो अपने अंधेरे के साथ खतरे को लेकर आ रही थी।
आते हुए खतरे से बेखबर टैक्सी में बैठा सूर्या अपने साथ मृणाली और किशोर को बस्ती की ओर ले जा रहा था। जैसे ही सूर्या बस्ती के नजदीक आया, उसे हर जगह से ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। ढोल नगाड़े साथ लिए कप्तानगंज के लोग खूब जश्न बना रहे थे। गाने बजाने की भी आवाजें हर जगह गूंज रही थीं। टैक्सी बस्ती के अंदर दाखिल हुई तो सूर्या, किशोर और मृणाली लोगों की खुशी देखकर काफी खुश हो गए। टैक्सी की खिड़की से बाहर लोगों को देखते हुए किशोर ने मृणाली से कहा, यहाँ के लोग कितने सिंपल हैं, कोई बड़ी ख्वाहिशें नहीं, बस अपने लोगों और परिवार के लिए जीते हैं। किशोर की बात सुनकर सूर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बड़े ही सिंपल लोग हैं ये, अपना गुस्सा और खुशी बड़े अच्छे से निकालना जानते हैं। सूर्या की बात सुनकर किशोर और मृणाली हंसने लगे। ठीक उसी वक्त उन तीनों की हंसी के बीच टैक्सी ड्राइवर बोल उठा, गुस्सा तो उस जिंदल की वजह से था साहब, और ये जो खुशी लोग मना रहे हैं वो सिर्फ आपकी वजह से है। अपनी बात कहते हुए ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी और कहा, ये लीजिए साहब, आ गई आपकी मंजिल। जैसे ही बस्ती में रमेश काका के घर के बाहर टैक्सी रुकी, ठीक उसी वक्त सूर्या को टैक्सी में बैठा हुआ देखकर बस्ती के सभी लोग टैक्सी को घेरकर खड़े हो गए। टैक्सी के बाहर लोगों के हुजूम को देख सूर्या हैरान हो गया। टैक्सी ड्राइवर ने सूर्या से कहा, जल्दी उतरिए साहब, ये सभी लोग आप ही का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही सूर्या टैक्सी से बाहर निकला, तभी एक छोटी सी लड़की अपने हाथ में लकड़ी की कुर्सी लिए भागते हुए वहां आई और सूर्या से कहा, बैठिए सूर्या सर, आप खड़े मत रहिए। तुरंत ही बस्ती के लोगों ने किशोर और मृणाली के लिए भी कुर्सियों का बंदोबस्त किया। तीनों मेहमानों को बस्ती के आंगन में बिठाकर लोग उनकी आवभगत करने में लग गए। तभी एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, जल्दी जाओ, शरबत लेकर आओ साहब के लिए। अपने हाथ में बड़ी सी तश्तरी लिए रमेश काका अपनी छोटी 13 साल की पोती के साथ उनकी तरफ आते हुए दिखाई दिए। ला रहा हूं भाई, ठंडा गरम सब ला रहा हूं साहब के लिए। ये बोलते हुए वो सूर्या के पास आ गए और उन्हें चाय शरबत देने लगे। देखते ही देखते बस्ती में लोग नाचने गाने लगे। नाच गाने से सूर्या और उसके साथियों का भी काफी मनोरंजन हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता बस्ती में काफी खुशी का माहौल बन चुका था। पर तभी नाचते गाते बस्ती के लोगों के बीच सूर्या की नजर चमड़े के जूते पर गई, जिन पर नुकीले कीले लगे हुए थे। संदिग्ध भरी नजरों से सूर्या उन जूतों को देखकर अपने मन में सोचने लगा, कप्तानगंज के आम लोग ऐसे जूते पहना नहीं करते, आखिर ये आदमी कौन हो सकता है। उन जूतों को देख सूर्या का माथा एक सेकंड के लिए खनका। कुर्सी पर बैठकर सूर्या उस जूते वाले शख्स को ध्यान से देखने लगा, लेकिन देखते ही देखते लोगों की भीड़ में वो शख्स गायब हो गया। सूर्या बेचैन होकर यहां वहां देखने लगा। सूर्या अपनी कुर्सी से उठने ही वाला था कि तभी रमेश काका की पोती ने अपना डांस परफॉर्मेंस शुरू कर दिया। उस छोटी बच्ची को बस्ती के बीचों बीच नाचता हुआ देख सभी लोग उसका हौसला बढ़ाने लगे। सूर्या का ध्यान उस जूते वाले शख्स से हटकर रमेश काका की पोती पर चला गया। सभी लोग उस डांस परफॉर्मेंस को देखकर तालियां बजाने लगे। अगले ही पल बस्ती के कुछ बच्चे दौड़ते हुए मृणाली के पास चले आए और उसे नाचने के लिए खींचकर कुर्सी से उठा लिया। बच्चों की जिद के आगे मृणाली भी अपने आप को रोक नहीं पाई। अपने चाय के कप को नीचे रखकर मृणाली बच्चों के साथ नाचने लगी। मृणाली को बच्चों के साथ नाचता हुआ देखकर सूर्या ने फौरन अपना फोन निकाला और उसका वीडियो बनाने लगा। मृणाली को नाचता हुआ देखकर किशोर उसे एक टक नजर लगाए देखे जा रहा था। मृणाली की अदाओं में खोए किशोर ने धीमी आवाज में सूर्या से कहा, कितनी प्यारी लगती है ना मृणाली, ऐसा लगता है जैसे आसमान से परी
सीधे जमीन पर उतर आई हो। किशोर की बात सुनकर सूर्या ने मजाकिया अंदाज में उससे कहा, तू बड़ा परियों में खो गया है आज। क्या बात है, कहीं काका ने तेरे चाय में कुछ मिला तो नहीं दिया? सूर्या किशोर से मजाक कर ही रहा था कि तभी एक दर्दनाक चीख ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वो आवाज दर्द से इतनी भरी थी कि उसे सुनकर सबका मन जैसे बैठ सा गया था। उस दर्द भरी पुकार के अगले ही पल बस्ती में चारों ओर सन्नाटा छा गया। जैसे ही सूर्या ने अपनी दाएं ओर देखा, उसे जमीन पर गिरा हुआ एक शख्स दिखाई पड़ा। वीडियो ले रहा सूर्या अचानक से रुक गया और जमीन पर गिरे शख्स को देखने लगा। जैसे बिन पानी के मछली छटपटाती है, ठीक वैसे ही वो शख्स जमीन पर गिरकर छटपटा रहा था। तभी सबकी नजर उस शख्स के पीठ पर गढ़े लंबे छुरे पर गई, जिसे देखकर वहां सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। ठीक उसी वक्त सभी लोग उस शख्स को देख रहे थे, जिसने पीछे खड़े होकर बस्ती के उस आदमी को छुरा मारा था। सूर्या अपनी जगह से उठा और अपना फोन कुर्सी पर रख दिया। जैसे ही सूर्या ने अपना फोन कुर्सी पर रखा, तभी पास खड़े छोटे बच्चे ने उसका फोन अपने हाथ में लिया और वहां से भाग खड़ा हुआ। इससे पहले कि सूर्या कुछ कर पाता, तभी उसे बस्ती के दूसरी ओर से कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। तभी चिल्लाते हुए बस्ती में किसी ने कहा, क्या हो रहा है यहाँ ये तोड़फोड़ क्यों हो रही है? देखते ही देख अचानक बस्ती में हर जगह तोड़फोड़ शुरू हो चुकी थी। बस्ती में हो रहे फसाद से सभी लोग अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए यहाँ वहां भाग रहे थे। कुछ देर पहले जिस बस्ती में नाच गाना चल रहा था, अब वहीं हर जगह हाहाकार मच चुका था। बस्ती में हो रहे भगदड़ को देख किशोर मृणाली का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगा, पर सूर्या अपनी जगह पर खड़ा था। सूर्या को अंदाजा लग गया था कि ये सब कौन कर रहा है और उसके मंसूबे क्या हैं। भीड़ में जो लोग छुपे हैं, उनका मकसद सूर्या को मारने का नहीं था, बल्कि कुछ और करने का था। अपनी जगह पर खड़ा सूर्या भीड़ में लोगों को ध्यान से देखने लगा। तभी सूर्या की नजर उसी शख्स पर गई, जिसके जूतों पर किले लगे हुए थे। वो शख्स रमेश काका के दरवाजे के बाहर खड़ा अपने लोगों को उंगलियों के इशारे से बस्ती में तोड़-फोड़ करने के लिए कह रहा था। वो शख्स कोई और नहीं, कोबरा खान था। कोबरा खान को देख सूर्या को पता चल चुका था कि फसाद मचा रहे लोगों का सरदार आखिर है कौन। चिल्लाते हुए सूर्या कोबरा खान की ओर दौड़ पड़ा। सूर्या को अपनी ओर आता हुआ देख कोबरा तेजी से बाहर भागने लगा। सूर्या कोबरा का पीछा कर ही रहा था कि तभी कोबरा का एक आदमी सूर्या पर झपट पड़ा, पर सूर्या के लात के वार से वो आदमी उड़ते हुए पास वाली दीवार से जा टकराया। अंधेरे से होते हुए कोबरा बस्ती के बाहर भाग रहा था। अपनी कार में बैठकर कोबरा जल्दी कार स्टार्ट करने लगा। हड़बड़ाते हुए कोबरा अपने आप से बोला, बड़ी तेज नजर है उस सूर्या की, इतनी भीड़ में भी उसने मुझे देख लिया। अगर जिंदल ने मुझे उसे मारने के लिए नहीं कहा होता तो मैं कब का उसकी लाश बिछा देता। कोबरा अपनी कार में वहां से भाग ही रहा था कि तभी कोबरा के बाजू पर किसी की परछाई पड़ती है। क्या है आखिर जिंदल का प्लान? क्यों करवाया जिंदल ने बस्ती पर हमला? और क्या सूर्या फंसने वाला है किसी बड़ी मुसीबत में? जानने के लिए सुनते रहिए सूर्या जिंदा है, ओनली ऑन पॉकेट FM।